ये जिस सिस्टम के अंदर हम हैं उसके अंदर सबसे पहले आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए आप में। और ये गालबन अपनी तारीख का पहला प्रोग्राम था जो किसी जर्नलिस्ट ने अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ही डिग आउट किया और उनको कटहरे में लाया। मेरे लिए बहुत आप कह लें कि आई ओपनिंग थी, या जिससे मैंने बहुत लर्न किया कि हम लोग कितनी आसानी से दूसरों को सवाल करते हैं और उस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि जी हमने फ़लाँ आदमी को पछाड़ के रख दी। कुछ मेमोरीज़ जो है ना वो मेरे साथ हैं और हमेशा शायद रहेंगी। उसमें 2-3 पुलिस वाले थे बहुत यंग, तो वो सीडी हॉस्पिटल में मैंने उनकी स्ट्रेचर पे जो लाशें देखी वो कभी ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो कोई इस तरह की ज़रबें थी जो बाहर नहीं नज़र आ रहा था, और उसी तरह अपनी नेम प्लेट्स के साथ और हर चीज़ के साथ था। वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, और हमें पता था कि ये इस दिन के लिए उन्होंने तैयारी की हुई है, एंड दे रिस्पॉन्डेड। शरफ ने जो कुछ काम करने की कोशिश की थी उसमें जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो दैट वाज ग्रेट, उसको चलना चाहिए था, क्योंकि हम जितनी भी दूसरे मुल्कों की बात करते हैं उनकी डेवलपमेंट की, शहरों की खास करके, उसमें उसका बड़ा हाथ होता है। जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि लोग सीरियस इश्यूज़ को नहीं देखते, मगर वो आपकी तरह के कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना भी देखें, ये मैं करना चाह रहा हूँ तो मैंने किया है। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। अस्सलाम वालेकुम। अकमल शहजाद गुम्मन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हमारे स्टूडियोज़ में जो तशरीफ़ लाए हैं दोस्त, ये अब्दुल शकूर ख़ान साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे ज़हनों में तो ये है कि सीनियर जर्नलिस्ट वो जैसे नज़ीर नाजी थे, ज़िया शाहिद थे, डॉक्टर मेहदी हसन थे, लेकिन ये कि आज जो हमारे सामने नौजवान थे वो देखते देखते 20-20 साल उन्हें एक शोबे में काम करते हो गए हैं, तो अब वो सीनियर हो गए हैं। जी अब्दुल शकूर ख़ान साहब, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल ठीक ठाक। तो पाकिस्तान में आपका बहुत लंबा टाइम रहा जो आप जर्नलिज़म के साथ मुंसलिक रहे, तो थोड़ा अपनी इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में बताएं, कहाँ से तालीम हासिल की, जर्नलिज़म में कैसे आना हुआ, फिर अगली बातें भी करते हैं। मैंने जी पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की हुई है, और यहाँ इस्लामाबाद में ही मैं पैदाइश मेरी यहीं की है, और यहीं के जो सरकारी स्कूल है वहाँ से पढ़ा, और एचएट कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन की थी। और उसके बाद जर्नलिज़म ज्वाइन की मैंने एक न्यूज़ प्रोवाइडिंग एजेंसी से, कश्मीर प्रेस इंटरनेशनल नहीं, KPI। आपको कोई शौक़ था या इत्तेफाक था या कैसे आप आए जर्नलिज़म में? अगर आप सही मुझसे पूछे तो मेरे जो मामू हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस मामले में, मेरे मामले में वो हुए थे कि मैंने आफ्टर, जब आप फ्री होते हैं आफ्टर इंटरमीडिएट, तो स्मोकिंग शुरू कर दी थी ये वो। मुझे याद है मैंने शॉर्ट्स पहने हुए थे, तो एक दिन वो मुझे एक अपने दोस्त के पास ले गए, तो वहाँ जाके कहने लगे कि जी मेरे भांजे हैं, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि ज़ाया हो रहे हैं, सिगरेट पीते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, वो सारी शिकायतें जो दोस्त को कर सकते हैं। वो जहांगीर खान साहब जो है वो ख़ुद बड़ी तारीख़ी शख्सियत इसलिए हैं कि जो पंजाब में आखिरी तलबा यूनियन थी बैन लगने से पहले, वो उसके प्रेसिडेंट थे। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि आप क्या कर सकते हैं? मैंने कहा जी मैं कुछ भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा चलें कुछ करवाते हैं आपसे। गुफ्तगू होने के बाद मैं मामू के साथ उसी दिन गाँव चला गया कश्मीर, और उन दिनों ये फ़ोन वगैरह भी नहीं थे, लैंडलाइंस होती थी। मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि आपके लिए जहांगीर खान साहब 2 मरतबा फ़ोन कर चुके हैं एंड ही वांट्स यू टू कम ओवर। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया। तो मुझे बड़ी हैरत हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं आपने काम करना है। तो उन दिनों में मैं रेडियो सुन के तो ख़बरें लिखा करता था, BBC, VOG और VOA, और वो यहाँ क्यों से लिखा करते थे? वो क्योंकि वो हम वहाँ से वो लिख के फिर वो टाइप करते, तो हम उसको न्यूज़पेपर्स से उनको हम भिजवाया अच्छा, करते न्यूज़ थे। एजेंसी में आप काम कर रहे थे? नहीं, मैंने पहली दफ़ा उस दिन शुरू किया जब उन्होंने मुझे बुला के कहा कि ये शुरू करो। तो अच्छा, एक अच्छा। टाइम आया कि मैं अपनी उस जो टाइम विंडो थी 4 to 5 आवर्स की, तो मुझे याद है कि मैं सुन के तो 60 तक मैंने डिस्पैचेस लिखे, और उसको रिवर्स करना, रिकॉर्ड करके, ये जो आम टेप कैसेट रिकॉर्डर होता था उससे मैंने शुरू किया था काम। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे सफ़र जो है ना वो जारी रहा मुख्तलिफ़ जगहों से। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि एक बड़े पुरशोभ दौर में मैंने यहाँ सहाफ़त की 2003 से लेके और 20 अप्रैल 2015 तक, और दिस एरा वाज ह्यूजली डोमिनेटेड बाय परवेज़ मुशर्रफ्स प्रेजेंस। और मुझे याद है कि पहली दफ़ा एज अ कब रिपोर्टर जो मैंने इवेंट कवर किया था वो गाज़ी बरोथा कनाल के ओपनिंग थी, और परवेज़ मुशर्रफ वहाँ आए थे, तो मैंने पहली दफ़ा उनको देखा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, चूँकि वो एक ज़ाहिरी बात है कि जब हर तरफ आपको एक ही शख्स नज़र आ रहा हो तो आप पहली दफ़ा उसको बिलमुशाफ़ा देखते हैं। तो हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट थी, आजकल शायद वो इंडिया में होंगी, अरूसा आलम साहिबा, जी, जी। वो उनके साथ थी। फ़ख्र आलम की वालदा। जी,
और वो उनके साथ थी और हम लोग उनको, मैंने तकरीबन आप कह लें कि उनको कुछ फीट के फासले से देखा, तो मैं आई कुडंट फिगर आउट कि बंदा तो बहुत नॉर्मल सा लग रहा है, लेकिन वो जो वर्दी उन्होंने पहनी थी जिसको अपनी खाल करार देते थे बाज़ के दिनों जी में, जी। उसने मुझे लगता था कि उनकी उस शख्सियत में एक बहुत रोब जो है ना डाला हुआ है और सारा कुछ। तो दैट वाज माय फर्स्ट असाइनमेंट एज अ रिपोर्टर। तो इस तरह की न्यूज़ में चीज़ें, थे आप? जी मैंने न्यूज़ में कवर किया है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये चीज़ें सर, ये उमर और वसीम और आज़ाद वगैरह ये सीनियर हैं आपसे, या ये भी आपके हम असर हैं? ये उमर चीमा से मेरी जो मुलाकात हुई है, अब सारी चीज़ें जो है ना, अब ये अगर रिकाउंट करूँ तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, ये काफ लीग, आपको पता, अब तो नाम भी नहीं रहा, जी उस जी वक्त जी, बड़ी जमात होती थी, बिल्कुल सही। सारा कुछ they उस were वक्त calling बड़ी जमात थी ये। थी ये। तो मैं बीच में इस्लाम अखबार में भी रहा और वहाँ पे वो एक आया हुआ था नया नया, और रिपोर्टर्स के लिए बड़ी अच्छी उन्होंने मराहत दी हुई थी, तो मैं उसके साथ रहा वहाँ। 2003 में पहली दफ़ा इनकी चौधरी शुजात साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मेरी उम्र से वहाँ मुलाकात हुई थी। अच्छा अच्छा। तो एजाज़ तो चूँकि मेरे पड़ोसी भी थे, उनसे वहाँ थी, और वसीम के साथ मुलाकात जो है वो उम्र की वजह से हुई। फिर हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो गए, सारा टाइम में हमारे फिर बड़ा नशीब फराज जो हमने देखे वो देखे बाद के दिनों में। फिर मतीउल्लाह जान साहब हैं, असद अली तूर हैं, अरशद शरीफ साहब हैं, ये सारे हम कोलीग्स रहे हैं और इकट्ठे काम करते रहे। तो वहीद डॉन नवाज में साहब, भी किया काम आपने? जी मैंने डॉन में असल में काफ़ी लंबा अरसा टीवी के लिए रिपोर्टिंग की, और मुझे ये था कि मेरी बायलाइन ख़बरें जो हैं वो न्यूज़पेपर में भी छपी, इवन के फ्रंट पेज पे। तो वो मैं कहता हूँ कि मैंने जो टाइम वहाँ गुजारा था 2010 से लेके 2015 तक, अरशद शरीफ साहब ब्यूरो चीफ थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्ती भी थी उनके साथ, हम बड़े करीबी मेरे दोस्त ख्याल थे। में मतीउल्लाह डिप्टी ब्यूरो चीफ थे। डिप्टी ब्यूरो चीफ थे, और बेसिकली आई वाज काइंड ऑफ इन द बिगिनिंग यू नो द असिस्टेंट रिपोर्टर इन सुप्रीम कोर्ट, लेकिन आने वाले दिनों में जो है फिर वो मैंने कोशिश की और आगे आए हम भी उसमें। और फिर मती जो है वो वहाँ से अलग हो गए थे, कुछ वो एक प्रोग्राम करते थे बड़ा क्रिटिकल किस्म का, मैं उसमें बहुत एक्टिवली उनके साथ था। वो अपना अपना गिरेबान साफ़ियों से मुतालिक जो था, हम लोग लाहौर तक ट्रैवल करके जाते थे। आई वॉज काइंड ऑफ अनडिक्लेयर्ड प्रोड्यूसर ऑफ दैट। तो ये प्रेजेंटर थे, तो हमने काफ़ी उसमें इन्वेस्टिगेशंस वगैरह और इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिल के की। बिल्कुल तो सही। वो है बड़ा अब लंबी बड़ा दास्तान है। मज़े का प्रोग्राम था, और ये गालिबन अपनी तारीख का पहला प्रोग्राम था जो किसी जर्नलिस्ट ने अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी को ही डिग आउट किया और उनको कटहरे में लाया। और उसमें जो चीज़ मेरे लिए बहुत आप कह लें कि आई ओपनिंग थी, या जिससे मैंने बहुत लर्न किया कि हम लोग कितनी आसानी से दूसरों को सवाल करते हैं और उस पर फ़ख्र भी महसूस करते हैं कि जी हमने फ़लाँ आदमी को पछाड़ के रख दिया। मैं ख़ुद बड़े क्रिटिकल क्वेश्चंस के लिए जो है ना जाना जाता था यहाँ पे, और उसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आज भी मौजूद हैं। बड़ी पावर होती है क्वेश्चन में, लेकिन मसला तब होता है जब आपके हवाले से कोई क्वेश्चन करें, तब आपका असल पता चलता है कि हु आर यू। कि बिल्कुल जब सही। आपसे सवाल किया जाए तो आपकी हालत ख़राब हो जाए, या आप बदतमीज़ी पे उतर आएँ, या आप जवाब ना दें, या भागने का ऑप्शन लें। आप अगर याद करते हैं पिछला अपना दौर, तो उस ज़माने में कौन कौन से ऐसे इवेंट हैं जो आपको फ़ौरन यानी फ्लैश करते हैं? मैं फिर कहूँगा कि बहुत बुरा शौक था, तो उसमें जो बड़े बड़े इवेंट्स जो मैंने देखे, टू ऑनेस्टली उसमें ये लाल मस्जिद वाला ऑपरेशन था, ये हमने पूरा कवर किया वहाँ पे खुद रह के। उसके जो फॉलोइंग टेररिस्ट इंसिडेंट्स थे, अब उनमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा हुए आपको पता, लेकिन जो कुछ मुझे याद हैं, मैं आउट ऑफ सिटी था, वापस आया तो ये अपारा से उसी, और वो लाल मस्जिद की बरसी का दिन था, तो 2 ब्लास्ट हुए थे, एक अपारा में, एक होटल में, और एक ये जो अब जहाँ पे पुलिस वालों की यादगार शौदा बनी हुई है मेलोडी के बिल्कुल चौक के अंदर। अच्छा, अब वहाँ से कुछ मेमोरीज़ जो है ना वो मेरे साथ हैं और हमेशा शायद रहेंगी। उसमें 2-3 पुलिस वाले थे बहुत यंग, तो वो सीडी हॉस्पिटल में मैंने उनकी स्ट्रेचर पे जो लाशें देखी, वो कभी ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ भी नहीं हुआ। मतलब वो कोई इस तरह की ज़रबें थी जो बज़ाहिर नहीं नज़र आ रहा था, और वो उसी तरह अपनी नेम प्लेट्स के साथ और हर चीज़ के साथ वो, प्लस एक बच्चे की माँ जो है वो बहुत रो रही थी वहाँ हॉस्पिटल में। तो उस पे अभी भी मुझे बड़ा दुख होता है। वो कह रही थी कि ये घर में बैठा हुआ था, तो मैंने इसे कहा कि आज इतवार है तो तुम जाके सब्ज़ी ले आओ। तो वो बाज़ार जो होता है वीकली, उसमें सब्ज़ी लेने के लिए गए, और वापसी पे इतवार बिल्कुल बाज़ार। दीवार के साथ साथ वो चलते हुए आ रहे थे, लेकिन वो एक शार्पनल उनको ऐसा लगा कि उनकी डेथ हो गई। तो उसके वो पाँव मुझे स्ट्रेचर पे, और ये बड़ा मतलब बड़ी ट्रॉमाटाइज किस्म का, कोई बहुत अच्छी यादें ऑनेस्टली एज सच नहीं है अगर आप कहें। फिर जब कोर्ट के अंदर आए, तो कोर्ट में भी मैं उसको कहता हूँ, अब कहता हूँ कि द ग्रेट डिसेप्शन, चूँकि उस वक़्त मेरे साथ मती बैठ के ये कहा करते थे कि शकूर वी आर लिविंग थ्रू अ ड्रीम।
मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा ये जिस तरह यहाँ पे लोगों को बुला के आजकल बासपुर्स की जाती है, तो हम सोच नहीं सकते थे कि कोर्ट कभी इतनी एक्टिव होगी। हम भी उसमें जज्बाती तौर पे भी इन्वॉल्व थे, और मेरी अपनी जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के जी ज़माने में। मेरी उसमें आप कह लें कि अगर लाइफ में सबसे कोई जो चीज़ थी ना, जो मैं समझ रहा था कि ये चेंज कर देगी पाकिस्तान को, कोर्स ऑफ हिस्ट्री फॉर ईयर्स, और दिस इज़ द मोमेंट एवरीथिंग, अनफॉर्चुनेटली वो सारा बड़े आराम आराम से कोलैप्स हुआ, लेकिन वो हमारी आंखों के आगे कोलैप्स हुआ। वो भी क्या हुआ कि जब उनके बेटे की बारी आई FIA वाला, तो वहाँ पे ही लॉस्ट इट, ही लॉस्ट द प्लॉट कम्प्लीटली। फिर बाद के दिनों में जो रिविलेशंस आई उनसे तो पता ये चला कि ये जो पूरी तहरीक थी इसके पीछे भी इस तरह के जो मुहर्रिकात थे वो कोई अच्छी चीज़ नहीं थी। तो उसके बाद बहुत ही, जैसे आप कहते हैं, मैं आई डोंट वांट टू स्प्रेड इट एनी मोर, बट उसके बाद ये था कि आई वाज टेकिंग एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ साल्ट। मतलब कि कभी भी आपको ख़ास तौर पे एक जर्नलिस्ट के तौर पे, नॉट एज अ ले मैन, आपको यू शुड बी वेरी क्रिटिकल। और मुझे लगता है कि उसके बाद मेरी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप काफ़ी ज़्यादा हुई उसको देखने के बाद, चूँकि बज़ाहिर सब कुछ सेट था, लेकिन उसका जो एंड था वो अच्छा नहीं हुआ। और देख लें फिर अदालतें कहाँ गई हमारी और क्या हुआ आज तक। जो आपने पहले इंसिडेंट का जिक्र किया ना, जो ब्लास्ट वाला, मैं उस ज़माने में लाहौर रहा हूँ। मैं 2015 में यहाँ आया, मार्च में। आप यकीन जाने कि उस वक्त जब दफ्तर जाते थे ना, तो सुबह वो मार रोड से गुज़रना या पुलिस लाइन्स के साथ हमारा दफ्तर था, तो मैंने ये देखा कि अभी वो ब्लास्ट हुआ है FIA के बिल्डिंग में, और वो एक रास्ता बंद है, और वो लोग वहाँ खड़े हैं, तो हम गुज़र गए हैं। जब वापस आए हैं, कनातें लगी हुई हैं, ज़िंदगी उसी तरह चल रही है। मेरा ये ख्याल है कि लाल मस्जिद एक ऐसा इंसिडेंट है जिसने पाकिस्तान की तारीख़ को आइंदा 10 सालों के लिए या शायद हमेशा के लिए एक माइंड सेट लोगों का बदल दिया। और ज़ाहिर है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी, और वो जिस तरीके के साथ हर कोई अब उसको एडमिट करता है कि ये बेसिकली जो हमारा एडवेंचरिज्म था मगरब की तरफ, और अफ़गानिस्तान आप कह लें कि उसका हमें जो बैकलैश सहना पड़ा हमारी कौम को, हमारे मुल्क को, और अभी तक शायद हम सह रहे हैं किसी न किसी शक्ल में। तो वो एक बड़ा वाकई ट्रॉमाटाइज पीरियड था। तो आप जब छोड़ा आपने पाकिस्तान में ये ख़बरों का कारोबार सिलसिला जॉब, उस वक्त आप क्या थे यहाँ? मैं वही कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहा था, और उसके अलावा डॉन की तरफ से। और एक और मुझे बीच में काफ़ी ज़्यादा आप कह लें कि चांसेस मिले अरशद शरीफ की वजह से, क्योंकि वो एक प्रोग्राम करते थे रिपोर्टर के नाम से, और उसमें ये होता था कि बाद दफ़ा कोई अगर प्रॉब्लम हो गया तो वो कहते थे कि अगर कोई मेरी जगह रिप्लेस करेगा तो वो ये करेगा। तो एक दफ़ा मुझे याद है, पहली दफ़ा जब मैंने किया तो क्रिकेट का वर्ल्ड कप शायद हो रहा था, मैं आया तो उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा आई एम वेरी टायर्ड और ये सारा कुछ। उन्होंने कहा भाई वो फिर या तो होगा नहीं या आपने करना है। तो वो मैंने किया, 3+1 का जो फॉर्मेट था वो मेरे लिए एक अच्छे रहा, और वो फिर चलता रहा। उसके अलावा मुझे याद है कि मैंने ये मशाल मलिक जो हैं, यासीन मलिक, इनकी मिसेस का एक इंटरव्यू किया था 1-on-1 सून आफ्टर द मैरिज। वो कश्मीर में थे और वहाँ पे उसके बाद वो बेचारे शायद नहीं आ सके आज तक। तो इस तरह की चीज़ें हैं। प्लस ये था कि आप वो ये जो इतना ट्रॉमा बंदा कैरी कर रहा होता है कि जब आप बात करते हैं तब आपको याद आता है। ये इफ्तिखार चौधरी साहब की बाली की तहरीक में ही मुझे अब वो, आई एम नॉट गुड विद डेट्स अनफॉर्चुनेटली, एंड इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर अ जर्नलिस्ट, दे शुड हैव एन एलिफेंट मेमोरी एज दे से। वहाँ पे एक दफ़ा हम बैठे थे, मेरे एक कज़न भी आए हुए थे, और एक हमारे रिपोर्टरों में मजाक चलता है, तो मैंने एक वो सरदार अमीद थे क्राइम रिपोर्टर, मैंने कहा तुमने कभी तो कुछ पेश करो। तो कहता आओ यार मिल्क शेक पीते हैं। तो हम बैठे हुए थे F8 मरकज़ में, हमारे सामने उन्होंने ला के वो बनाना के 3 मिल्क शेक्स रखे, तो अचानक जो है ना एक ठास की आवाज़ आई इस तरह की, और पीछे देखा मैंने तो वो कहने लगा कोई नहीं, ट्रांसफार्मर का वो हुआ है। मैंने कहा लग नहीं रहा ट्रांसफार्मर का। इतनी देर में ये हुआ कि मैंने देखा कि वो जो हमारे सामने मिल्क शेक रखा हुआ था उसके अंदर एशेस जो है ना वो आना शुरू हो गए। मुझे सर पे कुछ महसूस हुआ, तो मैंने उठाया यहाँ से, मुझे एक इंसानी दांत, वो ये मतलब बड़ी ग्रॉस डिटेल्स हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वी हैव सीन दैट। फिर वहाँ पे जब ये अपने डॉक्टर साहब थे जो बाद में इस्लामाबाद से पीपल्स पार्टी के असरार साहब, उनको जब मैंने देखा तो आई कुडंट रिकग्नाइज हिम द वे ही वाज, यू नो, उनकी दोनों टांगें चली गई थी, वो अनबिलीवेबल। वो जो जिन लोगों के साथ बैठे हुए थे, हमारे एक दोस्त हैं इमरान हैदर शाह, वो नुआए वक्त में उनके जनरल मैनेजर थे जी, उनके वालिद साहब की एक आंख वहाँ ज़ाया हुई। देखें, और मैंने खैर अब मैं उसको ज़्यादा नहीं, लेकिन मैं जो चीज़ जिस तरफ आना चाह रहा था, स्वात का जो ऑपरेशन हुआ था वो सारा भी हमने कोर्ट की में, उसमें बहुत सारे केसेस आए थे ह्यूमन राइट्स के, और वो
तो वो भी हमने बहुत ज़्यादा क्लोजली कवर किया। जो पिछले साल मार का हक हुआ, जो इंडिया ने असॉल्ट किया पाकिस्तान पे, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड शायद वाक़या है पाकिस्तान की तारीख में। तो आपको बीइंग पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहते हुए क्या फील हुआ? देखें, वो इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि किसी भी किस्म का उस वक्त जो रिस्पांस था, वी वर लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, और हमें पता था कि ये इस दिन के लिए उन्होंने तैयारी की हुई है, एंड दे रिस्पॉन्डेड। लेकिन एक और बताऊं, आपका दुख उस वक्त ज़्यादा बढ़ जाता है कि जब आप एक इतनी कैपेबल आर्मी के साथ हों और जब आपको छोटे छोटे मसाइल अपने मुल्क के अंदर नज़र आ रहे हों, तो देन समहाउ मैं उस मोमेंट को जो है वो मैं कभी भी सबोताज करने की या वो बात नहीं करूँगा। दैट वाज अ ग्रेट मोमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड एवरीथिंग। लेकिन फिर आप ज़्यादा इस तरफ भी सोचना शुरू कर देते हैं कि सून आफ्टर दैट हमने उनको तो ठीक है एक दंदान शिकन जो जवाब दिया है, लेकिन उसके बाद जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के जो सिचुएशन है, इट्स वेरी अलार्मिंग। और फिर बंदा खुद से क्वेश्चन करता है कि ओके वी हैव डन समथिंग ग्रेट, और लेकिन वाई दिस। शकूर साहब, आप ज़रा थोड़ी पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से बात कर लेते हैं कि एक बड़ा बूम था। मुझे याद है कि 2005 में खालिद बास डार, जो एक पाकिस्तान के ग्रेट कॉमेडियन और आर्टिस्ट हैं, बड़े हमजहत किस्म के, तो वो मेरे कंपेयर थे लाहौर में सुनी धरती प्रोग्राम के। तो मेरे साथ वो NCA गए, मेरे जब दाखिला होना था, यानी उनकी गाड़ी में मैं गया, मेरे पास थी नहीं उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि आइंदा 50 साल जो हैं वो इस डब्बे के हैं, यानी टीवी के। तो यानी अभी जो मीडिया की सूरत हाल है, जिस तरीके के साथ यहाँ अखबारात, बड़े बड़े अखबारात आपने जिस तरह जंग ने इश्तिहार दे दिया अपनी बिल्डिंग्स किराए पे देने पे, टीवी एक किस्म के बंद हो रहे हैं या तनख्वाहें नहीं मिल रही या क्रैशेस है, और अखबार तो तकरीबन आप समझें कि वो डमी हो गए हैं। मैं वो मीडिया मंडी किताब लिखी तो मैं अखबार मार्केट भी गया, तो बड़े बड़े जो अखबार जिनके नाम थे, तो मैंने इवन जिब्रमान शामी से या दया शाह से कहा कि भाई आप तो थोड़े से छापते हैं और इश्तिहार आप लेते हैं, अब तो सबकी सूरत हाल वही हो गई है। तो ये कभी फोर्सी किया था किसी ने कि जी अखबार या मीडिया, यानी वो डर साहब वाली जो बात 50 साल, वो तो 20 साल भी 25 साल भी नहीं निकाल सका। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और वो आपने कहा ना कि इस डिब्बे के, उसको बहुत से लोग इडियट बॉक्स भी कहते हैं, और ख़ास करके अगर इस मुल्क के तनाजुर में देखा जाए ना, तो वो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये आइडिया बहुत ग्रेट था। मैं समझता हूँ परवेज़ मुशर्रफ ने जो कुछ एज ए डिक्टेटर कुछ काम करने की कोशिश की थी, उसमें जो लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम था वो दैट वाज ग्रेट, उसको चलना चाहिए था। क्योंकि हम जितनी भी दूसरे मुल्कों की बात करते हैं उनकी डेवलपमेंट की, शहरों की ख़ास करके, उसमें उसका बड़ा हाथ होता है। तो लेजिस्लेटर से आप नहीं, नल के टूटी का जो यहाँ का अज़ल से एक मसला रहा और अभी तक अनफॉर्चुनेटली चल रहा है। दूसरी तरफ ये अलबत्ता उन्होंने जब मीडिया को ओपन अप कर रहे थे, तो अगेन वही हुआ जो इस मुल्क के अंदर होता है कि चंद पावरफुल लोग आगे उन्होंने ले लिया, फिर क्रॉस मीडिया आपने देना शुरू कर दिया कि जिसका अखबार है उसी का जो है वो टीवी भी है। तो उन्होंने उस चीज़ का भी बहुत नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और दे हैव मिंटेड यानी बिलियन ऑफ रुपीज़, ठीक है जी। लेकिन वो कुछ अरसे तक तो रिफ्लेक्ट किया हमारी जो जर्नलिस्टों की जनरेशन है उस पर, लेकिन उसके बाद नहीं किया। और डिलेज सैलरीज़ के अंदर सारा कुछ, एक मौज़ूद माशरे में जहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की और इन चीज़ों की बात करते हैं, और जिस आदमी के ज़रिए आप वो बात करना चाह रहे हैं, अगर उसी की बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं हो रही, तो आप कैसे उससे एक्सपेक्ट करेंगे? बहुत ही कोई वली होगा तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इंसान को ये चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं। तो उन चीज़ों ने बहुत इफ़ेक्ट किया। फिर मीडिया एक अनकंट्रोल चला गया, फिर बहुत ज़्यादा, फिर तो बाद में तो आपको पता ही, आज आप मीडिया की ओनरशिप देख लें तो मिठाइयों वाले ज़्यादातर, ये अपना प्रॉपर्टी डीलर, ठीक है, कोई कब्ज़ा माफिया, इस टाइप के लोगों को जिसका दिल चाह उसने खोला। मुझे नहीं पता कि इतनी बड़ा रेगुलेटरी अथॉरिटी अदारा जो आपका बैठे हुए हैं, उन्होंने, मैं तो चले आप नाम ले लिया, मतलब उन्होंने क्या स्क्रीनिंग की या किस बुनियाद पर ये दिए। और यहाँ पे मुझे पता है सर, ठेके पे चैनल दिए जाते रहे हैं। आप, ये छोटी बात है, आपकी एक नेशन बिल्डिंग होती है इनके चीज़, लोग इसको देखते हैं, और आपने उसको बिल्कुल एक फ्री रेन दी। ये एक बहुत लंबी डिबेट है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये था कि वो जितना जल्दी ये ऊपर गया ना, उसी तरह से ये फिर नीचे भी आया। अब तो सोशल मीडिया हैज़ चेंज्ड एवरीथिंग, और हम अभी भी उसकी जो डायनामिक्स हैं उसको यहाँ पे समझ नहीं पाए। अच्छा, आपका चूँकि इंटरनेशनल एक्सपोजर भी है, तो अगर पाकिस्तानी मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया का आप कंपैरिजन करें तो व्हाट वुड यू से? देखें, उसका तो कंपैरिजन कोई बनता नहीं है। उसमें कुछ इदारे मोस्टली वो कोशिश करते हैं, सारी बात छोड़ें, आप इस चीज़ पे सिर्फ गौर करें कि डिफेमेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे उसकी क्या पोजीशन है, कितने लोगों को क्या रिलीफ मिला है। जबकि यूके के अंदर
क्या जो कुछ हो रहा है, मैं आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स और एवरी केस की, लेकिन वहाँ पे सर आपकी अकाउंटेबिलिटी है, यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी सिर्फ डंडे के ज़ोर पे है, और वो आपको पता है कि कौन करता है और कैसे करता है, दैट इज़ इट। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप किसी रिपोर्टर को निकलवा दें या कुछ कर लें। तो मैं ये समझता हूँ कि इसलिए वो कोई कंपैरिजन एज सच बनता नहीं है। बाकी हर मीडिया उसका अपना एक एजेंडा होता है, उनकी एक पॉलिसी होती है, और इस दौर के अंदर ज़्यादातर स्टेट रन मीडिया जो है वो कर पा रहा है समहाउ। यहाँ भी बाहर भी वहाँ कुछ हैं ज़्यादा, आप कह लें प्राइवेट मीडिया भी काम करता है, लेकिन पाकिस्तान में तो वो मॉडल बुरी तरह से जो है ना वो फेल हो रहा है। लोगों को तनख्वाही नहीं मिल रही और बहुत ही तकलीफ़ देह सूरत हाल है। और फिर जब आपकी टोटल डिबेट ये हो रही है कि आप मुर्गे लड़ा रहे हैं सुबह और शाम, आप दुनिया में देखें ना इस वक्त जिस तरह के क्राइसिस हैं, लोग कोशिश कर रहे हैं मुल्क के वो कहाँ से सस्ती वीट ले सकते हैं, ऑयल कहाँ से आ सकता है उनको अच्छा, एनर्जी की अपनी ज़रूरियात कैसे पूरी करेंगी, फूड सिक्योरिटी कैसे वो अपनी ठीक रखेंगे ना। हमारे पास तो ये डिबेट ही नहीं है। हमारे पास तो ये इन्होंने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, उन्होंने, अब वो यहाँ पे टोटली एक डिस्कोर्स ही कुछ हो रहा है। तो वो तो कहीं मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके से भी हमें बेनिफिट कर रहा है। तो ये चीज़ है, ये पूरा एक जो है ना डिस्कोर्स चेंज करने की ज़रूरत है। इसके अंदर लोगों को, हमारे कुछ समझदार लोग भी इस रो में बह जाते हैं। बहुत सब यूट्यूब का जो दौर चल रहा है, आपको पता है, बड़े अच्छे लोग हैं उनमें, बड़े समझदार लोग हैं, लेकिन वो आप वाली बात है जैसे आप कह रहे थे कि जब आपने पॉडकास्ट स्टार्ट किया तो लोगों ने कहा कि लोग सीरियस इश्यूज़ को नहीं देखते, मगर वो आपकी तरह के कम लोग होते हैं जो कहते हैं कि ना भी देखें, ये मैं करना चाह रहा हूँ तो मैंने किया है। ज़्यादा तो फिर कमर्शली ड्रिवन हो जाता है ना। और फिर ऐसे जर्नलिस्ट जो बहुत अच्छे जर्नलिस्ट थे, उन्होंने जब अपना वो शुरू किए प्लेटफॉर्म तो उनकी नौकरियों से फारिग कर दिया गया। तो उन्होंने फिर उसके लिए कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर बात है अपना देखना ही है कि किस तरह वो आगे बढ़ेंगे। आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया का फ्यूचर, ख़ासतौर पे जो प्राइवेट मीडिया है? सर इट्स ब्लीक, लेट्स बी ऑनेस्ट, वन वर्ड, क्योंकि कोई सीरियसनेस नहीं है। क्योंकि आप किसी चीज़ की बुनियाद अगर ठीक नहीं होगी ना, तो आप उससे तवक्को नहीं कर सकते कि वो आगे चल के ठीक होगी। आपके इतने ज़्यादा वेस्टेड इंटरेस्ट यहाँ पर, मुझे आहिस्ता आहिस्ता लग रहा है कि फ्री थाट की जो हैबिट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता शायद वैनिश हो जाए ओवर द टाइम। तो ये बड़ा डेंजरस एक प्रेसिडेंट होगा, जो कि नहीं होना चाहिए। और अगर जो करंट आप देखें जितनी भी ये सिचुएशन है, दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल फॉर मीडिया, और उसका कोई भी आपको पॉजिटिव आउटकम नहीं मिलेगा। हाँ देखें, बाहर में अगर किसी कुछ ऐसे आउटलेट्स हैं जिन्होंने, वो फिर प्योरली पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फिर वो काम करते हैं, नज़र आता है कि कितने एडिटोरियली इंडिपेंडेंट हैं। तो बहुत से लोग उस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे भी शुरू होनी चाहिए, तो उससे शायद कुछ थोड़ा सा ट्रेंड बदले। अदरवाइज़ जो करंट सिचुएशन आपको पता ही, यहाँ तो ये पता चलता है फ़लाँ मालिक था प्रॉपर्टी डीलर, उसने फ़लाँ साहब को बेच दिया, और वो सारा कुछ जो है वो रख लेते हैं स्टाफ को पहले से भी बुरे हालात पे, और कुछ जो है वो फारिग कर देते हैं। शकूर साहब, आखिर में एक सवाल ये कि आपने सिंपल ग्रेजुएशन की, लेकिन आपने अंग्रेज़ी मीडिया में लंबा अरसा काम किया, तो ये किस तरह मुमकिन हुआ? और आप किया जी, हर काम किया जो यहाँ स्टूडेंट कर सकता है एक अनगाइडेड। मैं जब 2016 में उतरा इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, और हम लोग बाहर आए, हम लोग 4-5 का ग्रुप था दोस्तों का, तो बाज़ दफ़ा ऐसा भी हुआ कि हम एक जगह गए और यकीन करें वहाँ पे आप पानी अगर वाटर कहें तो आप उनको नहीं पता था कि वाटर क्या है। अच्छा, फिर आप जाएं और किसी को मार्केट कहें तो उनको नहीं पता था। हद तक वहाँ से पहली दफ़ा मेरे जहन में ये सवाल खड़ा होना शुरू हुआ कि यार हमें तो ये बताया गया था कि अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो यू आर डेड, आप तरक्की नहीं कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपके लिए सारे एवेन्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कैसे, अगर अंग्रेज़ी ही में आ रहा है तो ये दुनिया का सबसे पसमानदा मुल्क होना चाहिए तुर्की, लेकिन ऐसा नहीं था, वो बहुत ही एडवांस मुल्क है। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता सोचा तो वाकई चाइनीज़ कहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, जैपनीज़ कहाँ पे, और आप तो एक लिखारी हैं। फिर उसके बाद मेरे जहन में एक और बात आई कि जो आपकी मदर टंग होती है, ठीक है जी, उसके अंदर जो नेचुरल थाट प्रोसेस का फ़्लो होता है, आपको कभी भी किसी मुस्तार ज़ुबान पे आप जितना मर्ज़ी अबूर हासिल कर लें वो आप कर ही नहीं सकते। और फिर दूसरी तरफ आप मुझे बताइए कि दुनिया में जो अजीम राइटर्स हैं या फ़िलासफ़र हैं या थिंकर, उनमें से कितने थे जो अंग्रेज़ी में लिखते थे या अंग्रेज़ी में सोचते थे? बिल्कुल सही। तो ये एक मिथ वहाँ टूटी है। तो ये तो एक स्किल है ना जी, लैंग्वेज लर्निंग एक स्किल है, ये कोई भी अडॉप्ट कर सकता है। जहाँ तक जर्नलिज्म का काम है, वो तो यहाँ पे वैसे भी कोई उस तरह का हार्ड कोर स्टैंडर्ड नहीं है। मैं तो बड़ा ओपनली कहता हूँ इस बात के ऊपर, लेकिन यह है कि आप उसकी बेसिक्स को अगर समझते हैं, और आप सिर्फ, मैं कई जो नए लोग आते हैं उनको यही कहता हूँ कि यार जस्ट फॉलो द बेसिक्स। अगर आप बेसिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है कोई बहुत बड़ा सुकरात बुकरात बनने की या स्टीव कोल बनने की। आप एक अच्छा नाम कर सकते हैं, एंड पीपल आर बेटर जजेस, वो आपको जज कर लेते हैं। आपको पता है जब आप शिफ्टिंग कर रहे होते हैं अपनी पोजीशन में,
तो वो कैसे होता है। तो एज सच मैं हमेशा आई विल वाउच फॉर हायर एजुकेशन एवरीथिंग, लेकिन ये जिस सिस्टम के अंदर हम हैं उसके अंदर सबसे पहले आपकी इंटेग्रिटी होनी चाहिए आप में, और रिजॉल्व टू डू समथिंग। यस एग्जैक्टली। बिल्कुल सर। शकूर साहब बहुत शुक्रिया, आपके साथ मुख्तसर लेकिन जामे और बड़ी थ्रिलिंग गुफ्तगू हुई। तो इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे गुफ्तगू रहेगी और आपसे गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।